तो दोस्तों जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि लैंड क्या होती है, लैंड के यूजेस के बारे में हमने देखा कि लैंड का इस्तेमाल, लैंड का यूज़ हम डिफरेंट वेज में करते हैं, जैसे घर बनाने में उसका यूज़ इस्तेमाल हम कर रहे हैं, माइनिंग के लिए कर रहे हैं, उसके बाद रोड्स बनाने के लिए और डिफरेंट कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए हम लैंड का यूज़ कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि लैंड को ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जैसे प्राइवेट लैंड जो कि इंडिविजुअल द्वारा ओन की जाती है, यानी जो प्राइवेट लैंड होता है उसका जो मालिक होता है एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। बट जो एक होती है कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी लैंड का जो मालिक होता है कॉमन होता है, कॉमन इन द सेंस पब्लिक होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जो लैंड है वो तेजी से क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। क्यों? बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से और उनकी ग्रोइंग डिमांड की वजह से, यानी जिस प्रकार से पॉपुलेशन तेजी से ग्रो रही है उसी हिसाब से उनकी जो डिमांड है वो भी ग्रो हो रही है डे बाय डे। तो लैंड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है दोस्तों, लैंड जिस इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, क्योंकि इस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद फॉरेस्ट्री करते हैं, माइनिंग करते हैं, हर चीज़ें हम लैंड पे ही करते हैं। तो उसको बचाना हमारे लिए, इसको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने इसको कंजर्व करने के जो मेजर देखे कौन-कौन से थे, कंजर्व करने के डिफरेंट मेजर थे, जैसे अफॉरेस्टेशन हो गया, फिर उसके बाद लैंड रिक्लेमेशन हो गया, फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं उसका रेगुलेटेड यूज़ करें, यानी उसको कंट्रोल यानी कि कम से कम क्वांटिटी में उसका यूज़ करें। उसके बाद जो ओवर ग्रेजिंग हम करते हैं, ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, नॉर्मली आप देखे होंगे कि जब किसी एनिमल को ले जाके किसी भी, मान लो कोई एक ग्रास का पूरा ग्रास का मैदान है, यहाँ पे एनिमल को क्या कराया जा रहा है, वो ग्रेजिंग कराया जा रहा है। तो जब ग्रेजिंग पूरा यहाँ पे घास जो होता है खत्म हो जाता है ना, उसके बाद हमको यहाँ पे ग्रेजिंग नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एनिमल यहाँ पे उसके बाद भी ग्रेजिंग करते हैं ना, जो घास होती है उसका निचला पार्ट, छोटा सा निचला पार्ट बचता है, तो उसके बाद जब वो ग्रेजिंग करते हैं ना तो वो पार्ट अपनी जड़ के साथ निकल जाता है, ठीक है, पूरा जड़ सहित निकल जाता है, फिर वहाँ पे घास नहीं ग्रो होती। तो इसलिए ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि एफोरेस्टेशन क्या होता है। एफोरेस्टेशन से जो है कि लैंड किस प्रकार से कंजर्व होगी। एफोरेस्टेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। अब इसका एग्जांपल समझो कि जो पेड़ होता है, यानी जो ट्री होता है दोस्तों, वह किस प्रकार से लैंड को कंजर्व करता है, किस प्रकार से लैंड को बचाता है। हम जानते हैं बहुत सारी जड़ें होती हैं, बहुत सारे रूट होते हैं किसमें, जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारी जड़ें होती हैं। अब जैसे कि आप जिस घर में रह रहे होगे, देखोगे, कभी आपने देखा होगा कि जब उसका जो रूफ है, जब रूफ उसका पड़ता है, यानी इसको लिंटर बोलते हैं, तो लिंटर जब पड़ता है, अब क्या लगता है कि डायरेक्टली जो आपको ये पूरा सीमेंटेड दिखता है, ये पूरा पक्का वैसे ही लगा दिया जाता? नहीं, आप देखे होगे लंबा लंबा लोहे का सरिया लगाया जाता है। सरिया द सेंस, सरिया को इंग्लिश में रिबार्स बोलते हैं, ठीक है, रिबार्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं जो मिस्त्री लोग, जो उस रूफ को बनाते हैं दोस्तों, वे क्या करते हैं, लंबी लंबी ऐसे सरिया, यानी जो रिबार्स होते हैं उसको ऐसे एक एक लेयर ऐसे लगाते हैं, फिर एक लेयर ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, और इसको एक दूसरे से टाई अप कर देते हैं, यानी बांध देते हैं। उसके बाद इस पे जो मिक्सअप रहता है मसाले का, यानी मसाला गिट्टी जो भी रहता है, तब उसके बाद इसको एक लेयर इस पे डालते हैं, पूरा एक पूरा लेयर ऐसे बिछा देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ये पूरा जो रूफ होता है ना, पूरा रूफ एकदम अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है, नीचे से सपोर्ट रहता है। फिर 1 महीने बाद, आई थिंक 1 महीने बाद या 15 दिन बाद उसको निकाल देते हैं, फिर पूरा रूफ तैयार हो जाता है। यानी कि इस रूफ को होल्ड करने के लिए इसके बीच में क्या, एक जाली नुमा बनाया गया ना, एक जाल बिछाई गई किसकी, रिबर्स की, यानी कि जो सरिया होता है। तो सोचो जिस प्रकार से यह सरिया पूरे लिंटर को होल्ड करता है दोस्तों, इस पूरे लिंटर को, यानी कि पूरे रूफ को होल्ड करता है, उसी प्रकार से जो रूट होती हैं प्लांट्स के, यानी जो ट्रीज होते हैं उसके जो रूट होते हैं ना, बहुत दूरी तक फैले होते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं, लैंड को होल्ड किए रहते हैं, लैंड को मजबूती से होल्ड किए रहते हैं, जिससे लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, यानी लैंड जो है कि डिग्रेड नहीं हो पाती है। अब दूसरा हमने मेजर देखा था कि लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भूमि सुधार, यानी लैंड सुधार। सुधार का मतलब किसी चीज को सुधारना, यानी बिगड़ी हुई लैंड को क्या करना, सुधारना, ठीक है। बिगड़ी हुई लैंड का क्या मतलब है, यानी जो लैंड बिगड़ी हो, इसका मतलब है कि जो लैंड फर्टाइल ना हो, जो लैंड उपजाऊ ना हो, उस उपजाऊ लैंड को उपजाऊ बनाना। ये कौन करेगा, ये हम और आप करोगे। ये गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप लेगी कि जो जो देख रही है, जो बंजर जमीन है, जो बंजर लैंड है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे उसको क्या करना, उस लैंड को पूरा उपजाऊ बनाना, फर्टाइल बनाना, ताकि वहां पे फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर हो सके। आज के टाइम में तो गवर्नमेंट को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग डिमांड है ना, तो जो बंजर जमीन है लोग उसको उपजाऊ बना रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी बंजर जमीन है उसको क्या करना है, आपको उसको बहुत मेहनत करके उसको फिर से उपजाऊ बनाना है। तो ये है लैंड रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन यानी कि बहुत लैंड को सुधारने के, लैंड को
उपजाऊ बनाने के बहुत सारे मेजर्स लेने चाहिए। और बाकी हमने 2 मेजर देख ही लिया कि जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर रहे हैं उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होती है। जो ग्रेनी थिन लेयर होती है अर्थ के सरफेस पे उसको हम सॉइल बोलते हैं। और सॉइल के फॉर्मेशन में डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने सॉइल को किस प्रकार सॉइल डिग्रेड हो रही है, जो सॉइल खत्म हो रही है, उसको कंजर्व करने के हमने मेजर्स देखे, क्या-क्या मेजर्स यूज़ करने चाहिए। डिफरेंट मेजर हमने देखे, मल्चिंग जो कि मल्चिंग यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कंटूर बैरियर्स, ये सारे हमने बहुत सारे मेजर्स डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने वाटर के बारे में देखा था कि वाटर क्या है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों आज आज के टाइम में दुनिया में यानी वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में पानी की कमी हो रही है। आज के टाइम में वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में पानी की क्या है, कमी है, स्कार्सिटी यानी कि कमी। मोस्ट ऑफ अफ्रीका के ज्यादातर देशों में। अब देखो मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। अफ्रीका में हम प्रोविजन लेते हैं। प्रोविजन क्या होता है, जैसे शिप चलता है ना, जब जहाज चलता है 1 से 1.5 महीने के लिए हम प्रोविजन लेते हैं, यानी खाना पानी सब कुछ लेते हैं। तो हम वो पानी लेते हैं कहाँ से, घाना से। घाना देखना आप, वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया घाना के बारे में। और कभी कभी लो में से लेते हैं। तो पानी की प्राइस पता है क्या है आपको, कि जो पानी की प्राइस, एक जो मिनरल बॉटल आता है दोस्तों हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में 20 रुपीज, कितना 20 रुपीज उसका प्राइस होता है। कितना 20 रुपीज उसका प्राइस होता है, यानी 20 रुपए में आपको एक बॉटल पानी मिल जा रहा है। और वही पानी का बॉटल यहाँ पे कितने का पता है हम लेते हैं, $2 का। $2 टू $2.5। $2.5 हम यहाँ से घाना से लेते हैं। मतलब एक बॉटल की जो प्राइस होती है दोस्तों, कहाँ से, घाना से। जब हम घाना से प्रोविजन लेते हैं तो एक मिनरल वाटर की जो प्राइस होती है 2.5 या $3 होता है। तो एक मिनरल वाटर द सेंस एक में केस आता है, ठीक है, एक बॉटल नहीं आता, सॉरी एक बॉटल नहीं आता, एक केस आता है। तो एक केस में कितना आता है, एक केस में आता है 6 बॉटल। तो 6 बॉटल की जो प्राइस होती है $3 होती है। और अपने इंडिया में देख लो 6 बॉटल की प्राइस कितना होगी, 120 रुपीज। और $3 में कितना होगा, अगर $80, अभी तो आज के टाइम में 83.15 है, अगर $80 भी लो तो $3 में होगा 240। तो यहाँ पे बहुत ही डॉलर, यानी कि 6 केस का प्राइस आपको मिल रहा है $240। ठीक है, पानी यहाँ पे बहुत महंगा है, तो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द अफ्रीका में पानी की बहुत कमी है। वेस्ट एशिया में पानी की कमी है, साउथ एशिया जैसे वेस्टर्न यूएसए के कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में, साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में, और यहाँ तक कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में आज जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है उसका बहुत ही शॉर्टेज है, यानी बहुत कम है पानी। ठीक है, countries located in climatic zone most susceptible to drought risk create problems of water scarcity। susceptible to drought का मतलब है कि जहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है, ड्राफ्ट आता है। तो ये जो कंट्रीज है दोस्तों, ये जो अफ्रीका अफ्रीका की ज़्यादातर कंट्रीज, वेस्ट एशिया, ये सारी जो कंट्रीज हैं कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी कंट्रीज लोकेटेड है क्लाइमेटिक जोन्स में, जहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है। इसलिए वहाँ पे जो पानी की कमी है, कमी वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा रहता है। इसलिए इस प्रकार वाटर शॉर्टेज में बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल precipitation or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जो पानी की कमी है, जो वाटर शॉर्टेज है, किस वजह से हो सकता है। एक तो पहला रीजन है सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन की वजह से, यानी से जो सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है उसमें वेरिएशन हो, उसमें चेंजेस हो, यानी कि कहने का द सेंस कभी बहुत ज्यादा बारिश हो, कभी बारिश हो ही ना, कभी बहुत कम बारिश हो। तो ये क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है एनुअल प्रेसिपिटेशन या सीजनल प्रेसिपिटेशन में। और दूसरा रीजन हमने देखा कि ये स्कार्सिटी तब भी हो सकती है, पानी की कमी तब भी हो सकती है जब हम ओवर एक्सप्लोइटेशन और कंटेमिनेशन करें वाटर सोर्सेज को। ओवर एक्सप्लोइटेशन यानी अंधाधुंध यूज करें, और उसके बाद कंटेमिनेट कर दे, इसको दूषित कर दे, गंदा कर दे पानी को, इससे भी जो वाटर सोर्सेज हैं उसकी कमी फील होती है। ठीक है, अब बात आती है कि हमने गंदा तो कर दिया, अब उसके कंजर्वेशन के क्या क्या मेजर हैं, जो वाटर रिसोर्स है उसको कंजर्व किस प्रकार से किया जाए, उसको किस प्रकार से बचाया जाए। जैसा कि यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ये हमारी यमुना रिवर है, कितनी क्लीन रिवर है, आप यहाँ इसको इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग वर्ल्ड टुडे। तो वर्ल्ड आज जो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो क्या है, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज। स्टेप्स हैव टू टेकन। तो दोस्तों इसको जो ड्विंडलिंग रिसोर्स है,
ड्विंडलिंग का मतलब क्षीण होना या कम होना, या आप ऐसे समझ सकते हैं सूखना। ये जो ड्विंडलिंग रिसोर्स है जो कि धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसको कंज़र्व करने के लिए स्टेप लेने बहुत ही ज़रूरी है, हमको स्टेप लेने चाहिए। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसा कि हम जानते हैं जो पानी है वह एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट्स ओवर यूज़, बट इसके ओवर यूज़ से और उसको पॉल्यूट करने से, इसके पॉल्यूशन से मेक इट अनफिट फॉर यूज़, या हमारे यू मतलब कि पानी तो रहेगा वैसे, जैसे कि हमने देखा कि पानी को ना ही ऐड किया जा सकता है, ना ही उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बट उसको पॉल्यूट किया जा सकता है, ठीक है? यानी उसको हम पॉल्यूट कर सकते हैं, तो उसको ओवर यूज़ करने से, उसको पॉल्यूट करने से यह ह्यूमन के यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है, यानी ह्यूमन के यूज़ लायक बचता नहीं है पानी। अब क्यों अभी क्यों अनफिट हो रहा है, यानी कि क्यों पॉल्यूट हो रहा है, देखते हैं। अब जैसे क्या करते हैं ना कि जो ट्रीटेड से सीवेज होते हैं, जिसको कि या तो बिल्कुल अनट्रीटेड रहते हैं, या तो पार्शियली ट्रीटेड सीवेज रहते हैं, या तो जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स रहते हैं और जो इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स रहते हैं, जिनको हम वाटर बॉडीज में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है? यानी कि उनको हम ट्रीट नहीं किए, उनको हम प्योरीफाई नहीं किए। जो किसको प्योरीफाई नहीं किए, जो सीवेज रहते हैं, समटाइम्स बिल्कुल अनट्रीटेड सीवेज रहते हैं, समटाइम्स पार्शियली ट्रीटेड रहते हैं। और जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पानी में रिलीज कर देते हैं। इससे क्या होता है, पानी कंटेमिनेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज एक क्या है, ये मेजर कंटेमिनेंट्स है, मेजर दूषित पदार्थ है। कौन कौन से? जो अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड सीवेज है, एग्रीकल्चर केमिकल्स और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है। और इन चीजों में जो जो नाइट्रेट्स और मेटल्स और पेस्टिसाइड्स रहते हैं ना, ये क्या करते हैं, पानी को, वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, और वो ह्यूमन की बॉडीज में कैसे पहुंच जाते हैं, वाटर के थ्रू पहुंच जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वे होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली क्या होता है, बिना किसी साइंटिफिक यूज के ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वे खत्म नहीं होते एटमॉस्फेयर में, वैसे के वैसे जैसा आपने रिलीज किया वैसे के वैसे वो रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वैसे के वैसे रहेंगे तो पानी में क्या रहेगा, वो पॉल्यूट करेंगे। पानी में जब उनकी क्वांटिटी जैसे है, वे क्योंकि वे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, पानी में वैसे का वैसे वे रहेंगे, तो पानी क्या होगा, पॉल्यूट होगा। तो पानी पॉल्यूट होता है, तो इस प्रकार वे ह्यूमन की बॉडीज में पहुंचते हैं, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। जो वाटर पॉल्यूशन है उसको दोस्तों हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम गंदा करते हैं उसी प्रकार से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं ना। अब ये रिवर जा रही है, ये रिवर जा रही है, अब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री यहाँ से अपना जो भी उसका सीवेज है, ट्रीटेड है या नॉन ट्रीटेड है, नॉन ट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड, वो डायरेक्टली इस वाटर बॉडी में रिलीज कर देती है। अब इसका रोकने का क्या उपाय है, रोकने का क्या जुगाड़ है, कि ये जो सीवेज है इसको क्या करे, ट्रीट करे, इसको पूरा ट्रीट करे, साफ करे, तब इसमें रिलीज करे। तो उसको ट्रीट करके, उस जो सीवेज आता है उसको ट्रीट करके, तब अगर हम वाटर बॉडीज में रिलीज करें दोस्तों, तब जो पॉल्यूशन होगा कंट्रोल होगा। ये तो मेजर है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। अब जैसे फॉरेस्ट होता है, जो अदर वेजिटेशन होते हैं, वेजिटेशन कवर होते हैं, ये क्या सरफेस रन ऑफ को रोकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जो उनके जो क्या रहते हैं, उनके जो रूट्स निकले रहते हैं, वो क्या करते हैं, लैंड को पूरा होल्ड किए रहते हैं, उसके बाद पूरा ट्री ऊपर से रहता है, तो सरफेस रन ऑफ को रोकते हैं। और रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, रिप्लेनिश कर देते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड। तो दोस्तों सरफेस रन ऑफ को रोकने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग जो है दूसरा मेथड है। अब ये वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जैसे ना जो रेड वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि नॉर्मल हार्वेस्ट करना, पानी की खेती करना, ऐसे समझ लो। जैसे क्या होता है ना कि मान लो कोई एक फ्लोर है, ऐसे फ्लोर द सेंस कोई एक रूफ है, ठीक है, कोई एक घर है, यहाँ पे कोई एक रूफ है। अब यहाँ पे क्या है, एक रूफ है। अब इस रूफ पे क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो बहुत सारे एरिया जहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा किल्लत नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं यूज़ करता। बट नॉर्मल वहाँ पे क्या होता है ना, कि वहाँ पे जो रूफ होता है उसको एक स्लोपी रूफ बनाया जाता है, स्लोप नुमा बनाया जाता है, स्लोपी भी नहीं रहता। अगर मान लो पूरा ऐसे प्लेन रूफ रहता है, तो वे क्या करते हैं, उसका पानी का एक निकास करते हैं, एक ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, साइड साइड में पाइप लगा देते हैं, पूरा साइड साइड में पाइप लगा देंगे। इस पाइप लाइन के थ्रू वो जो पानी होगा ना, उसको वे क्या करते हैं, एक जगह सेव करते हैं। यहाँ पे टैंक रहेगा, उस पानी को यहाँ पे ले जाके सेव करेंगे। अब जैसे मुंबई में होगा, जो मुंबई है, मुंबई नहीं, जो मुंबई है, मुंबई में जो लोग पानी पीते हैं ना, वो बारिश का पानी रहता है। जो जो झील रहती है, तो पानी उसमें पड़ता है, पानी को क्या कर किया जाता है, पानी को कंजर्व किया जाता है, सेव किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसके बाद लोगों को वही पानी पिलाया जाता है। तो ये पानी जो रिसाइकल होता रहता है। तो इसी प्रकार से जो वाटर हार्वेस्टिंग हमको करनी चाहिए सरफेस रनाव को रोकने के लिए, क्योंकि पानी जब नीचे लैंड पे जाएगा नहीं, तो
जो लैंड है वो डिग्रेड होगी नहीं। तो ये लैंड, इसको क्या किया जा रहा है, इस पानी को यूज में लाया जा रहा है, ठीक है। और जो कैनल्स यूज किए जाते हैं इरिगेटिंग फील्ड के लिए, यानी खेतों की सिंचाई के लिए जिस कैनल का यूज किया जा रहा है उसको प्रॉपर्ली लाइन किया जाना चाहिए। लाइन मतलब उसको पूरा पक्का बना देना चाहिए, ताकि जो सीपेज से, वाटर सीपेज द सेंस जो रिसाव होता है पानी, अब जैसे ऐसे कोई नाली जाती है ना, तो यहाँ से बहुत रिसाव होता है पानी, तो उस रिसाव को रोकने के लिए जो नालियां हैं, जो कैनल्स हैं, उनको पक्का बनाना चाहिए। और स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। अब देखो, जो स्प्रिंकलर्स होते हैं, जैसे वहाँ पे एक वाटर स्प्रिंकलर है, ठीक है, ये पानी को क्या कर रहा है, पानी से खेतों की सिंचाई कर रहा है। ये क्या करते हैं, पहला चीज तो इससे सीपेज रुकता है, जो पानी लीक होता है, पानी लीक नहीं होता। दूसरा रीजन कि ये इवेपोरेशन को भी रोकते हैं। अब जैसे नॉर्मल मान लो कोई नाली से पानी जा रहा है, नॉर्मल कैनल से पानी जा रहा है, इससे क्या होगा, यहाँ से पानी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेट होगा। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी इवेपोरेट होगा, यानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, स्प्रिंकलर से क्या होता है, वो पानी इवेपोरेट नहीं हो पाता, क्योंकि ये पूरी बंद रहती है, जो पाइपलाइन है पूरी बंद है। और यहाँ से ऐसे पानी पूरा क्या करता है, सींचता रहता है, पूरे खेत को इरिगेट करता रहता है। ये कैसे काम करता है, जैसे ये ना पूरा ऑटोमेटिक रोटेट करता रहता है। ये चीज अभी आप एमपी साइड जाओ कभी, तो वहाँ पे देखना, ये सब पहाड़ी एरियाज में पूरा यही यूज करते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी की भी बहुत कमी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये टर्न होता रहता है, यहाँ पे एक ऐसे कवर नुमा रहता है, तो मतलब क्लोज होगा बंद होगा, क्लोज होगा बंद होगा, क्यों, ताकि ये पानी ऐसा नहीं कि पानी एक ही जगह जाके गिरे, ये पानी ऐसे ऐसे जाता रहता है, मतलब यहाँ पे गिरेगा, वहां पे गिरेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन और सीपेज से इसको राहत मिलती है, यहाँ पे नहीं हो पाता, तो पानी सेव होता है। और ड्राई रीजन्स में जहाँ पे इवेपोरेशन का जो रेट होता है बहुत ज्यादा होता है, ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो सेम ही होता है, ठीक है। The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation। तो दोस्तों, ये जो मीन्स है इरिगेशन के, जो हमने भी डिस्कस किया, इन्हीं का यूज करके जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है उसको कंजर्व किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो कुछ स्कूल चिल्ड्रन जो है कि विजिट कर रहे थे, एक एग्जीबिशन था इसका, हैंडीक्राफ्ट्स का, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल थे एग्जीबिशन में, वे कंट्री के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट किए गए थे। मोना एक बैग पिकअप करती है, एक्सक्लेम करती है, बोलती है, दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग, यह बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड बैग है। तो उसकी जो टीचर थे वो बोलते हैं, यस इट इज मेड फ्रॉम जूट, यह जूट से बना है। और उसके बाद टीचर बोलती हैं कि वो बास्केट देख रही हो, लैम्प शेड्स और चेयर्स, दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बू। जो बास्केट हैं, जो लैम्प शेड्स हैं और जो चेयर्स हैं, वे किसके बने हैं, वे बने हैं केन्स के और बम्बूस के। जो इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन में बम्बू हम जानते हैं कि जैसा बहुत ही प्लेंटी ग्रो होते हैं, ठीक है। जस्सी थी, एक्साइटेड थी सिल्क स्कार्फ देखने के लिए। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने एक्सप्लेन किया कि सिल्क कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क ओम से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि कहाँ पे ग्रो होता है या कहाँ पे पलता है, मलबरी ट्री पे। ये है सिल्क वॉर्म, ये मलबरी ट्री पे लगता है, ठीक है। दो जो चिल्ड्रन थे दोस्तों, उनको समझ में आ गया, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनका हम डे बाय डे यूज करते हैं, ठीक है। तो उनको समझ में आ गया प्लांट्स का कितना ज्यादा उपयोग है, कितना ज्यादा यूज है, या प्लांट्स कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ। तो जो दोस्तों, जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हमने, आपको याद होगा क्लास 7 में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप फिर से जाओ, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे क्लास 7 की ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत ही डिटेल में हमने बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिप में देख लेते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। वही जो नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट है, किसका, नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का, जिसको कि हम बायोस्फेयर बोलते हैं, वहीं पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। यानी मान लो ये लिथोस्फेयर हो गया, ये हो गया हाइड्रोस्फेयर, और ये हो गया एटमॉस्फेयर। तो ये जो नैरो जोन है, तीनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तीनों का जो नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट है, जिसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं, यहीं पे दोस्तों जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ वो एग्जिस्ट करती है। अब इन द बायोस्फेयर, तो दोस्तों बायोस्फेयर में, यानी इस नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट में, जो लिविंग बींग्स हैं वे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पे निर्भर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। यानी बायोस्फेयर में जो लिविंग बींग्स हैं वे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पे निर्भर है। तो इस
लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम किसको बोलते हैं कि बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग्स हैं दोस्तों, वे अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं, इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है दोस्तों, बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइडर्स, हमको जो प्लांट्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। एनिमल को शेल्टर देते हैं, यानी बहुत सारा जब जंगल रहता है पूरा, वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं तो उनका जो घर होता है जंगल ही तो होता है, तो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम ब्रीथ करते हैं, उसको हम सांस लेते हैं। उसके बाद सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि इसेंशियल होती है किसके लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, और जैसा कि हमने देखा इस शेल्टर बेल्ट का भी काम करते हैं। और किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं दोस्तों इन द स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको उसके स्टोरेज के रूप में, और उनको फूड देते हैं, नट्स देते हैं, लैटेक्स देते हैं, और टर्पेंटाइन ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं। एंड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एक हमारी स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पेपर, वह भी हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो दोस्तों एक चीज़ हम देखेंगे, इसको समझेंगे कि यह किस प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर की स्टोरेज के रूप में हेल्प करता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, एक ट्री है ये, ठीक है, एक प्लांट है जिसकी बहुत सारी रूट्स ऐसे बहुत सारी रूट्स क्या हैं, फैली हुई हैं, निकली हुई हैं। ठीक है, तो समझना इस चीज़ को थोड़ा, ये ट्री है, किसी भी प्लांट का कोई भी ट्री है। तो ये क्या होता है, जो रेन वाटर होता है, जो पानी आता है बारिश का पानी, जैसे कि हम जानते हैं कि इसी रूट के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं, छोटी छोटी इसमें पाइप्स होती हैं, पाथवेज होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा था, जिससे न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं और नाइट्रोजन भी इसी के थ्रू जाता है। प्लांट्स को नाइट्रोजन तो मिलता है, वह डायरेक्टली जैसा कि हम जानते हैं नहीं लेता है एटमॉस्फेयर से, वह अपने रूट्स के थ्रू ही लेता है। इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वे नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि इसके लिए यूजेबल हो। ठीक है, तो पानी भी इनको यहीं से मिलता है। बट दोस्तों यही पानी, जो बारिश का पानी होता है, वही पानी इन रूट के थ्रू नीचे जाता है अंडरग्राउंड, यानी इसी पाथवे के थ्रू नीचे चला जाता है अंडरग्राउंड स्टोरेज के रूप में। वहाँ जो अंडरग्राउंड स्टोरेज है, तो पानी को स्टोर करने में भी इनका ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तो 3 वे में देखेंगे कि यह पानी को किस प्रकार से कंजर्व कर रहे हैं। पहला तो हमने देख लिया कि इनके रूट के थ्रू ये क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो इन्हीं रूट के थ्रू पानी जो है क्या होता है, जो छोटी-छोटी पाइपें रहती हैं, जो छोटा-छोटा रास्ता रहता है, तो यानी जो पाइप नुमा रहता है रूट्स में, उन्हीं रूट्स के थ्रू पानी नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर में। ठीक है, ग्राउंड वाटर सेव हो गया, ठीक है, स्टोरेज सेव हो गया। अब दूसरा ये क्या करते हैं कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमने देखते हैं कि मॉइस्चर रिलीज करते हैं, तो उसी वजह से बादल बनता है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बादल बनता है, तो बारिश होती है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं जहाँ बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो सनलाइट, जैसे हम जानते हैं कि सनलाइट जो होती है नहीं आ पाती। जब ज़्यादा छाया रहेगा, शेड रहेगा, तो सनलाइट नीचे आएगी नहीं, तो जो ग्राउंड की नमी है वो बनी रहेगी। ग्राउंड की नमी जो है वो क्या होती है, बनी रहती है। इससे क्या होता है, जो इवेपोरेशन रेट है, जो यानी कि जो वाष्पित होता है वह कम होता है, जो वाष्प बन के यानी इवेपोरेट होकर निकलता है वो कम होता है। तो पानी जो सॉइल होती है और नमी उसकी बनी रहती है, तो इससे भी वाटर क्या होता है, कंजर्व होता है। तो दोस्तों देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। तो बहुत सारे, जैसा कि हमने देखा, प्लांट्स के बहुत सारे इन्यूमरेबल यूजेस हैं, और भी बहुत सारे जो यूजेस हैं आप देख सकते हो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ में क्या आता है, जैसे एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, यहाँ तक इंसेक्ट आते हैं, और जो एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं, यानी जो पानी में जो एनिमल रहते हैं, जो जीव रहते हैं, वे भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं। वे जो वाइल्ड लाइफ है दोस्तों, वे हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, वे हमको मिल्क, मीट, हाइड और वूल प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट जैसे कि बीज, यानी जो मधुमक्खी होती है, ये हमको हनी प्रोवाइड करती है, और हेल्प करती है किसके, फ्लावर्स के पॉलिनेशन में। ठीक है, और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज ए डीकम्पोजर। अब बात आती है डीकम्पोजर क्या होते हैं। देखो, डीकम्पोजर वे होते हैं दोस्तों, जो कि डेड एनिमल को, मान लो कोई भी डिके या डेड एनिमल है, उसको वे खत्म कर देते हैं। वे उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। अब जैसे वल्चर को देख सकते हो, वल्चर को हिंदी में बोलते हैं गिद्ध। ठीक है, आज के टाइम में गिद्ध आपको दिखेगा ही नहीं। अभी उसका भी बात करते हैं क्यों। तो डिकम्पोज कर देते हैं इन द सेंस, मान लो कोई भी एक एनिमल डेड हुआ, अब समझना इस चीज को, कोई एनिमल डेड होता है, अगर उसको आप छोड़ दो, इन्वायरमेंट ऐसे ओपन छोड़ दो, वो कुछ टाइम बाद वह एनिमल गायब हो जाता है। वह एनिमल क्या होता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गिद्ध होता है, जो वल्चर होता है, उसको डिकम्पोज कर देता है, वह उसको खा खा के उसको खत्म कर देता है। यानी कि ये डिकम्पोजर द सेंस, जो डेड एनिमल को क्या कर देते हैं, जो जो डेड एनिमल होते हैं उसको एनवायरनमेंट से खाली कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, उनको डिकम्पोजर बोलते हैं।
तो आप बोल सकते हो एक डिकम्पोज़र क्या होता है? एक ऑर्गेनिज़्म जो कि डेड एनिमल को डिकम्पोज़ कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो जो हमने देखा जो मधुमक्खी है, वह क्या करती है? वह हमको हनी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो हम हनी पाते हैं ब वो हम हनी प्रोवाइड करती है, फ्लावर्स की पॉलिनेशन में हेल्प करती है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में डिकम्पोज़र्स के रूप में। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट और जो बर्ड्स हैं वे भी डिकम्पोज़र का रोल प्ले करते हैं। वे क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं और एक्ट एज़ अ कंपोज़र एज़ वेल। वे भी डिकम्पोज़र का रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है? जो हमारा इकोसिस्टम है। तो इतना जानो जो इकोसिस्टम है दोस्तों ना, अगर उसमें डिकम्पोज़र्स ना रहे तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाए और यहाँ पे लाइफ़ जीना बहुत ही मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ऐसे नामुमकिन नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो जो बर्ड बर्ड होते हैं वो भी आप देखते होंगे जो कीड़े-मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं, उनको फ़ीड करते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं जो कीड़े-मकोड़े हैं उनको फ़ीड कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, उनको डिकम्पोज़ कर दे रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो ये क्या होगा? डिकम्पोज़र हो गए। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. स्कैवेंजर मतलब साफ करने वाला, क्लीन करने वाला। जो वल्चर है इसकी जो एबिलिटी है कि ये डेड लाइफ स्टॉक को खाता है, मरे हुए एनिमल को खाता है, इसलिए का एक स्कैवेंजर है और इसको कंसीडर किया जाता है एज अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। जो एनिमल्स है दोस्तों, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सारे के सारे एनिमल्स इंटीग्रल हैं टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, यानी जो सारे एनिमल्स हैं वे बहुत ही जरूरी है हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वल्चर्स वल्चर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। अब देखो ह्यूमन में किडनी फेलियर हो ही रहा था, वल्चर्स भी नहीं बच रहे बेचारे। जो गिद्ध थे वे भी किडनी फेलियर की वजह से मर रहे हैं शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइफ स्टॉक। अब क्यों मर रहे हैं कि वे तो जो लाइफ स्टॉक है जो मर जाते हैं एनिमल उनको तो खाते हैं, तो वे लाइफ स्टॉक को खाने की से इनकी डेथ क्यों होती है अब देखते हैं। क्योंकि जो लाइफ स्टॉक होते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनको डाइक्लोफेनेक अ पेन किलर दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन, इनको एक डाइक्लोफेनेक दिया जाता है जो कि एक पेन किलर होती है, एस्पिरिन के सिमिलर होती है, ठीक है? तो वो अगर मान लो कोई आपका एनिमल है उसको आपने पेन किलर खिलाया, कुछ उसको प्रॉब्लम है उसको पेन किलर दिया, कुछ को तो राहत मिल जाती है बट कुछ एनिमल वही एनिमल मान लो बाद में मर गया, डेड हो जाता है, तो बट उसकी जो बॉडी है उसमें तो उसका इफेक्ट रहेगा ना, तो उस बॉडी को खाने के बाद इनकी जो किडनी है वो फेल हो जाती है, ठीक है? अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जो वेजिटेशन का ग्रोथ है दोस्तों प्राइमरी यानी मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, यानी तापमान पे और ह्यूमिडिटी पे या मॉइस्चर पे, यानी कि कहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है किसका वेजिटेशन का, वह मुख्य रूप से डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। तो जो मेजर वेजिटेशन है, जो मेजर वेजिटेशन के टाइप है वर्ल्ड के, जो कि हमने क्लास 7 में ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ क्लास 7 की प्लेलिस्ट आप एक बार ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट ओपन करो, आपको सारा दिख जाएगा, बहुत ही डिटेल डिस्कशन वहाँ पे हुआ है, ठीक है? तो हमने देखा था फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब और टुंड्रा, 4 टाइप की जो वेजिटेशन थी। ग्रासलैंड जैसे कि जो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी प्लेंटी बारिश होती है, प्लेंटी टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो होता है। ग्रासलैंड जहाँ पे मॉडरेट बारिश होती है और स्क्रब्स वहाँ पे ग्रो होते हैं जहाँ पे जो ड्राई रीजन होता है जहाँ पे बारिश नहीं होता। टुंड्रा ये जो पोलर रीजन होता है जहाँ पे बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे टुंड्रा टाइप वेजिटेशन होता है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है वहाँ पे ह्यूज ट्रीज ग्रो होते हैं। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों, वहाँ पे जो वाटर की सप्लाई होती है अबंडेंट होती है, यानी अच्छी खासी बारिश होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस, तो जैसे मॉइस्चर का जो अमाउंट है डिक्रीज होता है, मॉइस्चर कम होता है तो जो साइज होता है ट्री का वो डिक्रीज होता है, उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज रिड्यूस होती है। शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जैसा कि हमने ऑलरेडी जो है कि डिस्कस किया कि जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है तो पेड़ों की जो हाइट होती है कम हो जाती है, ठीक है? तो ग्रासेस ग्रो होती हैं उस रीजन में जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, जिससे वर्ल्ड की जो ग्रास लैंड है वे फॉर्म होते हैं। थॉर्नी स्क्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राइड एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यहाँ पे जो थॉर्नी स्क्रब्स और श्रब्स होते हैं ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? ड्राई एरिया में, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है। इन सच एरिया, इस एरिया में क्या होता है दोस्तों, जो रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं बहुत गहराई तक जाते हैं, ठीक है? उनकी जो रूट्स होते हैं बहुत लंबे-लंबे बहुत डीप जाते हैं, ठीक है? एंड लीव विद थॉर्नी एंड वैक्स सरफेस, जो लीव्स होती है, जो पत्तियाँ होती हैं ना, उन वो थॉर्नी होती है, मतलब काँटा निकला रहता है और उनका जो सरफेस होता है वैक्सी होता है, ठीक है? इससे क्या होता है, अब बात आती है कि
कि जो पत्तियां हैं कांटेदार हैं और वैक्सी सरफेस है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो मॉइस्चर रिलीज होता है, लॉस होता है, वह रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्लांट में देखोगे जिसमें जो कि ड्राई रीजन्स के प्लांट नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो मॉइस्चर होता है रिलीज होता है एयर में, बट यहाँ पे बहुत ही कम होता है। ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन, जैसे जो टुंड्रा वेजिटेशन है काफी कोल्ड पोलर रीजन में होता है, कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस, यहाँ पे मॉसेस और लाइकेंस होते हैं। टुडे, तो दोस्तों आज के टाइम में, आज से 2 सेंचुरीज पहले जितने लोग थे वर्ल्ड में, आज के टाइम में उससे कहीं ज्यादा लोग हैं। ठीक है, टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप। तो दोस्तों इस ग्रोइंग नंबर्स को फीड कराने के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए एक लार्ज एरिया फॉरेस्ट का क्लियर कर दिया गया। किस लिए? क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। जो फॉरेस्ट कवर है पूरे वर्ल्ड का बहुत तेजी से वैनिश हो रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्स। तो अर्जेंट नीड है, बहुत जरूरी है इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब बात आती है कि हम कौन कौन से मेजर लें, किस प्रकार से कंजर्व करें नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को। जैसा कि जानते हैं फॉरेस्ट हमारा क्या है, वेल्थ है। प्लांट्स जो होते हैं वे शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और उसके साथ साथ वे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से क्या हो रहा है कि कैन कॉज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो लॉस हो सकता है, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वुल्नरेबल और एंडेंजर्ड। तो दोस्तों बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि वुल्नरेबल यानी कि इंडेंजर हो चुकी है, यानी विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, और बहुत सारी वर्ज पे हैं, एक्सटिंक्शन के वर्ज पे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारी जो स्पीसीज है वे इंडेंजर है, या आप बोल सकते हो खतरे में है। बहुत सारी जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, बहुत सारी वर्ज एक्सटिंक्शन के वर्ज पे, वर्ज यानी कगार पे, मतलब एकदम बिल्कुल विलुप्त होने वाले हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड, ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो इन रिसोर्सेज का एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है, विलुप्त होने का, एक खत्म होने का जो प्रोसेस है दोस्तों, इन वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, बहुत ही तेज हो रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग। तो जो सबसे मेजर कंसर्न है वो क्या है, पोचिंग। विच रीजन, जिस पोचिंग क्या होता है, अवैध रूप से शिकार करना। ठीक है, इलीगली शिकार करना। इससे क्या होता है, इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। अब जिन स्पीसीज की अवैध शिकार होगा, ऑलरेडी ये बहुत ही कम हो चुके हैं। तो पोचिंग से क्या होता है, उनके जो पर्टिकुलर स्पीसीज का जो नंबर है ना वो कम होने लगता है, शार्प डिक्लाइन होने लगता है। जो एनिमल्स पोच किए जाते हैं, किस लिए पोच किए जाते हैं, उनकी पोचिंग लोग करते क्यों है? क्योंकि कलेक्शन और इलीगल ट्रेड के लिए। किसके? हाइड, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न, यहाँ तक कि फीदर। फेदर का मतलब क्या होता है? फेदर का मतलब होता है पंख। ठीक है, तो दोस्तों जो इनकी इलीगल पोचिंग हो रही है, कि क्यों हो रही है? कि ताकि लोग लालच में, लोग क्या करते हैं, इनको मारते हैं, इनकी हाइड को लेते हैं, इनकी स्किन को, नेल को, टीथ को, हॉर्न को, और इनके फेदर को। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इनके फेदर्स को भी ये लोग लेते हैं, उसको इलीगल ट्रेड करते हैं या कलेक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स को मार के उनका नेल ले लेते हैं, बहुत सारे का टीथ ले लेते हैं, जैसे हाथी का दांत बेचते हैं। ठीक है, तो उसके कलेक्शन और इलीगल ट्रेड के लिए ऐसा करते हैं। तो इनमें से बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पिकॉक। इनकी इलीगल ट्रेडिंग होती है, इलीगल इनकी पोचिंग होती है। दिस कैन बी, इनको किस प्रकार से कंजर्व किया जा सकता है? अवेयरनेस इंक्रीज करके। जैसे दोस्तों हमने जो नेशनल पार्क्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, और जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं? ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। तो प्रीशियस रिसोर्स को डिप्लेशन से बचाने के लिए क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। तो दोस्तों जो रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज है ना, तो अगर वे वैसी की वैसी रहेंगी तो वो इन्वायरमेंट में क्या है, एक बैलेंस है। ठीक है, एक बैलेंस है। अगर इसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो हमारा जो इन्वायरमेंट रहेगा उसका बैलेंस बना रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। तो जो ह्यूमन ह्यूमन लोग हैं दोस्तों, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्पीसीज का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब कर दिए हैं।
ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसा कि हमने देखा इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग की वजह से, इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग यानी अंधाधुंध किलिंग की वजह से बहुत सारे सेवरल बर्ड्स और एनिमल्स जो है कि वे या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी विलुप्त हो चुके हैं, या तो विलुप्त के एक्सटेंशन के बिल्कुल कगार पे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव को इनकरेज किया जाना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे। स्कूल चिल्ड्रन को इनकरेज किया जाना चाहिए कि बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स की वे नेचर कैंप्स को विजिट करें, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज, ताकि वे वेरिड स्पीसीज के जो हैबिटेट है उनको अप्रिशिएट कर सके, उनको ऑब्जर्व कर सकें। बहुत सारी कंट्रीज ने लॉ पास किया है। कौन से लॉ पास किया है? अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। तो दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज में देखोगे उन्होंने एनिमल्स और बर्ड के मारने के अगेंस्ट में लॉ पास किया है। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज इलीगल। अब जैसे इंडिया में देखें तो इंडिया में लायंस को, टाइगर्स को, डियर को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, पीकॉक को मारना इलीगल है। ठीक है। तो दोस्तों एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट CITES दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को एस्टैब्लिश किया गया है। इसमें कुछ सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल के कुछ सेवरल स्पीशीज और बर्ड्स जो है कि लिस्टेड हैं जिनका ट्रेड जो है कि प्रोहिबिटेड है। तो साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो दोस्तों प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना एवरी सिटीजन यानी प्रत्येक नागरिक का क्या है? एथिकल ड्यूटी है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एलिफेंट्स है। कहाँ पे? ये काजीरंगा नेशनल पार्क का है। ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।